नमस्कार दोस्तों, मैं पवन आपका मेरे चैनल टेकी पवन में स्वागत करता हूं। कृपया टेकी पवन चैनल को सब्सक्राइब करें एवं लाइक करें। आइए आज के टॉपिक पर चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सेंट्रल बैंक एंड फंक्शंस, केंद्रीय बैंक एवं उसके कार्य। तो देखते हैं इसे। केंद्रीय बैंक, द सेंट्रल बैंक, भारत का सर्वोच्च बैंक आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। नंबर 1, यह बैंक एक सर्वोच्च बैंक है, अर्थात देश के सभी बैंकों का बैंक आरबीआई ही कहलाता है। नंबर 2, यह देश की संपूर्ण बैंकिंग प्रणाली को नियंत्रित करता है। देश में जितने भी बैंक हैं उन सबको नियंत्रित करने का कार्य आरबीआई करता है। नंबर 3, यह नोट जारी करने की एकमात्र एजेंसी है तथा अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति अर्थात साख को नियंत्रित करने का कार्य भी यह करता है। नंबर 4, यह सरकार के बैंक का कार्य करता है। जिस प्रकार से हमारा बैंक कोई एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक इस प्रकार से होते हैं, उसी प्रकार भारत सरकार के बैंक होते हैं आरबीआई, जिसे हम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं। इसी प्रकार नंबर 5, यह देश में विदेशी मुद्रा के कोषों का संरक्षक होता है। जितनी भी विदेशी मुद्रा भंडार होता है वो कहाँ रखा होता है? वो होता है आरबीआई के पास। गोल्ड, जो भारत का गोल्ड है वो भी आरबीआई के पास रहता है। अब हम देखते हैं केंद्रीय बैंक के कार्य। नंबर 1, नोट जारी करने का बैंक। एक देश के केंद्रीय बैंक को नोट जारी करने का एकाधिकार प्राप्त होता है। यह केंद्रीय बैंक का करेंसी प्राधिकारी कार्य कहलाता है। इसमें दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आरबीआई केवल 2 रुपये के नोट से लेकर 2000 रुपये तक के नोट ही छापता है। अन्य सभी नोट, 1 रुपये का नोट एवं अन्य सभी सिक्के यह आरबीआई नहीं छापता है, इसे भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है। ध्यान दें, 1 रुपये का नोट एवं सभी सिक्के कौन छापता है? भारत सरकार। जबकि 2 रुपये के नोट से लेकर आगे तक के सभी नोट आरबीआई छापता है। नंबर 2, सरकार का बैंक। केंद्रीय बैंक सरकार के बैंक एजेंट एवं वित्तीय परामर्शदाता के रूप में कार्य करता है। जब सरकार की आय एवं उसके व्यय से कम होती है तो सरकार को आरबीआई ऋण भी देती है और आरबीआई से लिए गए उधार के द्वारा जो घाटे की वित्तीय व्यवस्था भी की जाती है। तो घाटे की वित्तीय व्यवस्था में इसमें एक शब्द आया है, घाटे की वित्तीय व्यवस्था होती है कि जब सरकार का व्यय उसकी आय से ज़्यादा होता है, घाटा होता है, तो उसकी वित्त की व्यवस्था को ही घाटे की वित्तीय व्यवस्था कहते हैं। तो जिस प्रकार से एक आम आदमी का बैंक होता है एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक एटसेट्रा, उसी प्रकार सरकार का जो बैंक होता है वो देश का केंद्रीय बैंक होता है आरबीआई। बैंकों का बैंक तथा पर्यवेक्षी भूमिका। यह वाणिज्यिक बैंकों से जमाएं स्वीकार करता है तथा उन्हें ऋण प्रदान करता है। यह अंतिम ऋणदाता होता है। इसमें एक चीज़ है दोस्तों, जिस प्रकार से हमारा पैसा हम एसबीआई में जमा कराते हैं, उसी प्रकार बैंकों का पैसा कहाँ जमा होता है? आरबीआई में। फिर चौथा कार्य है अंतिम ऋणदाता। अंतिम ऋणदाता का मतलब है कि जब बैंकों को कहीं से भी ऋण नहीं मिलता है, सरकार को कहीं से भी ऋण नहीं मिलता है, तो भारतीय रिजर्व बैंक उसे ऋण प्रदान करता है। फिर 5th है विदेशी विनिमय का कोषों का संरक्षक। विदेशी विनिमय का मतलब है विदेशी विनिमय भंडार, जिसमें विदेशी मुद्रा, गोल्ड, रिजर्व ट्रांच और आईएमएफ का एसडीआर ये शामिल होते हैं। 4 तत्व। उनकी रक्षा भी कौन करता है? उनका संरक्षण कौन प्रदान करता है? आरबीआई, केंद्रीय बैंक। 6, समाशोधन गृह का कार्य। समाशोधन गृह का कार्य होता है चेक क्लियरेंस का कार्य। इसमें होता क्या है दोस्तों कि जैसे ही कोई चेक, जैसे मान लीजिए आपने एचडीएफसी बैंक का चेक लगाया एसबीआई में, तो अब एसबीआई एचडीएफसी के पास नहीं जाएगा उस चेक को लेकर कि आपके बैंक का चेक है, लाइए मुझे अमाउंट दीजिए। एचडीएफसी बैंक का और एसबीआई बैंक का दोनों का खाता आरबीआई में, तो एसबीआई के पास जो चेक आया एचडीएफसी का वो उसे आरबीआई के पास भेजेगा इलेक्ट्रॉनिकली, और आरबीआई उसे इलेक्ट्रॉनिकली वेरीफाई करवाएगा एचडीएफसी से, और एचडीआई वापस आरबीआई को बताएगा कि हाँ ये चेक सही है और इसका पेमेंट कर दी जाए, और आरबीआई वापस से एसबीआई को बताएगा, और इस प्रकार से फिर उस चेक का पेमेंट खाता धारक के खाते में आ जाता है। तो इसे कहते हैं समाशोधन गृह का कार्य। फिर सबसे इम्पोर्टेंट कार्य आता है केंद्रीय बैंक का साख नियंत्रण। साख निर्माण क्या होता है उससे पहले हम देख लेते हैं। प्रारंभिक जमा के आधार पर कई गुना जमा का सृजन कर देना ही साख निर्माण कहलाता है। तो इसी को नियंत्रित करने का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है आरबीआई का। तो साख नियंत्रण
मुद्रा पूर्ति की मात्रा को नियंत्रित करना ही साख नियंत्रण कहलाता है। इसे मौद्रिक नीति भी कहते हैं। ध्यान दें, मौद्रिक नीति को संचालित करने वाला, क्रियान्वित करने वाला कौन होता है? केंद्रीय बैंक। जबकि राजकोषीय नीति को संचालित करने वाला कौन होता है? सरकार। साख नियंत्रण की मौद्रिक नीति के दो उपकरण हैं, मात्रात्मक उपकरण और गुणात्मक उपकरण। आइए देखते हैं। मात्रात्मक नियंत्रण, इसके अंतर्गत आरबीआई मुद्रा की मात्रा को नियंत्रित करने का प्रयास करता है, इसलिए इसे मात्रात्मक नियंत्रण उपाय कहते हैं। इसके कई भाग हैं। नंबर 1, बैंक दर। जब वाणिज्यिक बैंक दीर्घ काल के लिए आरबीआई से उधार ले तो उस पर लगने वाले ब्याज को ही बैंक दर या बैंक रेट कहते हैं। ध्यान दें दोस्तों, यह दीर्घ काल से संबंधित है, जबकि रेपो रेट जो आएगी वो अल्पकाल से संबंधित होगी। इसके क्या प्रभाव है? बैंक दर को कम करने का क्या प्रभाव होता है? जब अर्थव्यवस्था में मंदी होती है तो बाजार में मुद्रा की मात्रा में कमी होती है, तो अतः आरबीआई इस स्थिति में क्या करेगा? बैंक दर को कम कर देगा, जिससे वाणिज्यिक बैंक क्या करेगा? आरबीआई से ज़्यादा ऋण प्रदान करेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप मार्केट में पैसा ज़्यादा हो जाएगा और मुद्रा की मात्रा बढ़ जाएगी और मंदी दूर हो जाएगी। तो मंदी को दूर करने के लिए बैंक दर को कम किया जाता है, जबकि मुद्रास्फीति को दूर करने के लिए बैंक दर को बढ़ाया जाता है। बैंक दर को बढ़ाने से अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा क्या हो जाती है? कम हो जाती है। आरबीआई बैंक दर बढ़ा देगा, जिससे वाणिज्यिक बैंक आरबीआई से कम उधार लेगी और ग्राहकों को कम ऋण प्रदान करेगी, जिसके परिणाम स्वरूप मार्केट में पैसा कम हो जाएगा और मुद्रास्फीति दूर हो जाएगी। दूसरा उपाय है रेपो रेट। जब वाणिज्यिक बैंक अल्पकाल के लिए आरबीआई से उधार लेता है तो उस पर लगने वाली ब्याज दर को हम रेपो रेट कहते हैं। तीसरा है पुनः खरीद दर, रिवर्स रेपो रेट। जब आरबीआई अल्पकाल के लिए वाणिज्यिक बैंक से उधार लेता है तो उस पर लगने वाली ब्याज दर को रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। ध्यान दें, रेपो रेट में तो बैंक उधार ले रहा है और रिवर्स रेपो रेट में आरबीआई बैंक से उधार ले रहा है। यह है दोनों में अंतर। अब इसका प्रभाव देखते हैं। रेपो दर कम करने का प्रभाव क्या है? जब अर्थव्यवस्था में मंदी होती है तो बाजार में मुद्रा की मात्रा में कमी होती है, अतः आरबीआई इस स्थिति में रेपो दर कम कर देगा, जिससे वाणिज्यिक बैंक आरबीआई से ज़्यादा ऋण प्रदान करेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप मार्केट में पैसा ज़्यादा होगा, वह मुद्रा की मात्रा बढ़ जाएगी और मंदी दूर होगी। रेपो दर को बढ़ाने का प्रभाव क्या होता है? अर्थव्यवस्था में महंगाई होती है तो बाजार में मुद्रा की मात्रा अधिक होती है, इसका मतलब। अतः मुद्रा की मात्रा को कम करने के लिए आरबीआई रेपो रेट बढ़ा देता है, जिससे वाणिज्यिक बैंक आरबीआई से कम उधार लेंगे और ग्राहकों को कम ऋण प्रदान करेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप मार्केट में पैसा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा और मुद्रास्फीति दूर हो जाएगी। रिवर्स रेपो रेट में एक चीज और बताना चाहता हूं। आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों के पास रखे हुए फालतू कोषों से होने वाली हानि से बचाने के लिए एक न्यूनतम बाजार दर पर पैसा अपने पास रख लेता है, ताकि बैंक को नुकसान ना हो। फोर्थ नंबर पॉइंट, सीआरआर, कैश रिजर्व रेट रेशो, नकद आरक्षित अनुपात। प्रत्येक वाणिज्यिक बैंक को अपनी कुल जमाओं का एक निश्चित प्रतिशत भाग आरबीआई के पास कानूनन रूप से रखना पड़ता है। यह कानूनी है। ध्यान दें, सीआरआर और एसएलआर दोनों कानूनी हैं। दोनों ही एलआरआर के दो घटक हैं। एलआरआर लीगल रिजर्व रेशियो होता है, जिसके दो घटक होते हैं, सीआरआर और एसएलआर, और ये दोनों ही कानूनी होते हैं। अंतर क्या है? सीआरआर तो आरबीआई के पास रखा जाता है, जबकि एसएलआर बैंक अपने पास रखता है। तो एसएलआर देखते हैं। वैधानिक तरलता अनुपात। प्रत्येक वाणिज्यिक बैंक को अपनी कुल जमाओं का एक निश्चित प्रतिशत भाग कानूनी रूप से अपने पास रखना होता है, इसे ही एसएलआर कहते हैं। अब देख लेते हैं एलआरआर, विधिक आरक्षित अनुपात। एलआरआर को विधिक आरक्षित अनुपात भी कहते हैं और कानूनी आरक्षित अनुपात भी कहते हैं। भारतीय बैंक प्रणाली में एलआरआर का मतलब एसएलआर तथा सीआरआर या दोनों हो सकता है। एलआरआर के दो घटक हैं, एसएलआर और सीआरआर। एसएलआर को तीन रूप में रखा जा सकता है। नकद के रूप में भी रखा जा सकता है, गोल्ड के रूप में भी रखा जा सकता है और प्रतिभूतियों के रूप में भी रखा जा सकता है। फिर अगला पॉइंट आता है हमारा खुले बाजार की क्रियाएं। खुले बाजार की क्रियाओं से अभिप्राय केंद्रीय बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों को खुले बाजार में बेचने अथवा खरीदने से है।
ये प्रतिभूतियाँ कैसे हो सकती है, जैसे NSC, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। अब देखते हैं मौद्रिक नीति के गुणात्मक उपकरण। मौद्रिक नीति के गुणात्मक उपकरण में साख की मात्रा या मुद्रा की मात्रा को नियंत्रित करने का प्रयास नहीं किया जाता, बल्कि उसकी दिशा को नियंत्रित करने का प्रयास किया जाता है। मात्रात्मक उपकरण में तो मात्रा को नियंत्रित किया जा रहा था, जबकि गुणात्मक उपकरण मात्रा को नियंत्रित नहीं करता, दिशा को नियंत्रित करता है। तो इसके पॉइंट्स देखते हैं। नंबर 1, मार्जिनल रिक्वायरमेंट, सीमांत आवश्यकता। ऋणों की सीमांत आवश्यकता बैंक द्वारा दिए गए ऋण तथा जमानत वाली वस्तु के वर्तमान मूल्य के अंतर को ही सीमांत आवश्यकता कहते हैं। यह होता क्या है कि आपने कितने का सामान गिरवी रखा और बदले में कितने का लोन मिला, उसके अंतर को ही सीमांत आवश्यकता कहते हैं। जैसे आपने 1 लाख की चीज़ गिरवी रखी और आपको लोन मिला मात्र 90,000 ही, तो इसका मतलब 10,000 कम मिला आपको लोन, तो 10,000 1 लाख का कितना परसेंट हुआ, 10%। तो इसका मतलब हुआ मार्जिनल रिक्वायरमेंट यहाँ कितने प्रतिशत थी, 10%। तो इसे ही सीमांत आवश्यकता कहते हैं। मुद्रास्फीति के समय क्या किया जाता है, ऋणों की सीमांत आवश्यकता बढ़ाने से लोन ऋण दी जाने वाली राशि की मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जिससे मार्केट में मुद्रा की मात्रा कम होने लगेगी और मुद्रास्फीति नियंत्रित हो जाएगी। और मंदी के समय क्या किया जाता है, मार्जिनल रिक्वायरमेंट को घटा दिया जाता है। ऋणों की सीमांत आवश्यकता कम करने से ऋण दी जाने वाली राशि की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे मार्केट में मुद्रा की मात्रा ज़्यादा होने लगती है और मंदी दूर हो जाती है। अगला पॉइंट है हमारा साख की राशनिंग। विभिन्न व्यावसायिक क्रियाओं के लिए साख की मात्रा का कोटा निर्धारित करना ही साख की राशनिंग कहलाता है। इसमें होता क्या है दोस्तों कि कुछ व्यावसायिक गतिविधियां होती है जिनके लिए सरकार तय कर देती है कि इससे ज़्यादा ऋण इसमें नहीं दिया जा सकता। जैसे कृषि क्षेत्र के लिए सरकार ने कह दिया कि यहाँ 50,000 करोड़ का ऋण देना है, तो बैंक 50,000 करोड़ से ज़्यादा ऋण उस क्षेत्र में नहीं देंगे, यानी कि फिक्स कर देती है सरकार। ठीक है। फिर है थर्ड, मोरल सेशन, नैतिक प्रभाव। कभी कभी केंद्रीय बैंक सदस्य बैंकों को मनाकर उन्हें अपने दिशा निर्देशों के अनुसार काम करने के लिए सहमत कर लेता है। जिस प्रकार एक पिता अपने बेटे को कहता है कि भैया ये काम कर लो, और बेटे को पता है कि पिताजी ने कहा है तो वह काम कर लेता है, उसको पता है नहीं करने के कई बुरे परिणाम भी हो सकते हैं। उसी प्रकार RBI भी बैंकों का बैंक है, वो भी उनके पिता हैं, तो जो वो कहता है केवल कहने मात्र से उसके कहने को आदेश मानकर वो कार्य करते हैं। इसमें अगला पॉइंट है साख निर्माण। वाणिज्यिक बैंकों द्वारा प्राथमिक जमा के आधार पर उत्पन्न की गई जमाएं होती हैं, यही साख निर्माण या व्युत्पन्न जमाएं या गौण जमाओं के नाम से जाना जाता है। ये कृत्रिम जमाएं होती हैं जो केवल बैंकिंग सिस्टम में उत्पन्न होती है, वास्तविकता में नहीं होती है। अब देखते हैं राजकोषीय नीति के उपकरण। इसे क्रियान्वित करने का कार्य सरकार के द्वारा किया जाता है। इसके 2 उपकरण हैं। पहला है सरकारी आय। सरकारी आय को 3 भागों में बांटा जा सकता है, कर आय, गैर कर आय और सार्वजनिक ऋण। दूसरा पॉइंट है सरकारी व्यय। राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति में अंतर क्या होता है, राजकोषीय नीति सरकार द्वारा क्रियान्वित की जाती है, जबकि मौद्रिक नीति केंद्रीय बैंक द्वारा क्रियान्वित की जाती है। ये सबसे बड़ा अंतर है इसमें। थैंक यू।